हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बहुत गंभीर मुद्दे के विषय में चर्चा करने वाले हैं और उस मुद्दे का नाम है इच्छा मृत्यु। हम इस पूरी डिटेल क्लास में ये समझेंगे कि आखिर इच्छा मृत्यु क्या होती है, इच्छा मृत्यु कितने प्रकार से बेसिकली प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे एक टर्म को हम समझेंगे, लीविंग विल। लीविंग विल काफी चर्चा में रहता है इच्छा मृत्यु के संदर्भ में, तो ये लीविंग विल क्या होती है। इसके साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वाद आए हैं भारत में इच्छा मृत्यु के संदर्भ में और किस वाद में क्या क्या कहा गया और फाइनल सिचुएशन क्या है। क्या भारत में इच्छा मृत्यु को लेके कोई कानून है? इन सब मुद्दों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया? पहली बात तो हेल्थ से रिलेटेड जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनमें आपको ये जो टॉपिक है ये काम आएगा। ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया है दोस्तों? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को, ध्यान रखिएगा, पैसिव यूथनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, मैं अभी बताऊंगी आपको कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है, सक्रिय क्या होती है, ठीक है। बेसिकली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपना एक फैसला है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की थी। लेकिन इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो प्रोसेस थी वो काफी जटिल थी। ध्यान रखिएगा, यहां पे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रोसेस काफी जटिल थी। ये जो इन नियमों में बेसिकली संशोधन करने का निर्णय लिया है कि ये जो नियम थे इच्छा मृत्यु के संदर्भ में 2018 के निर्णय के बाद इन नियमों को काफी हद तक आसान बनाया गया है। चर्चा में ये बस इसलिए है। अब हमें इन नियमों में नहीं जाना है कि पहले कौन फाइल किसके पास जाएगी, कौन हस्ताक्षर करेगा। हमें नियमों में नहीं जाना है, हमें मुद्दे को समझना है। अगर हम बात करें सबसे पहले लिविंग विल से ही ले लेते हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब आप समझते हो कि जब कोई व्यक्ति असाधारण बीमारियों से जूझ रहा हो और उसके ठीक होने की संभावना ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जीना ना चाहता हो और यदि वो व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में है, तो उसकी तरफ से उसका परिवार निर्णय ले कि भाई उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर दिया जाए। 2 तरीके से किया जाता है, या तो एक्टिव तरीके से या पैसिव तरीके से। तो वो तो मैं आपको समझाऊंगी। इच्छा मृत्यु तो यही हुई आपकी। अब यदि हम देखें, एक दूसरा टर्म आपको बार बार इच्छा मृत्यु के संदर्भ में सुनने में मिलता होगा, लीविंग विल क्या होती है? लीविंग विल होती है कि जीते जी कोई व्यक्ति वसीयत बना दे कि भाई अगर भविष्य में मेरा शरीर इस स्थिति में पहुंच जाए कि मेरे लिए जीने का कोई मतलब न रह जाए, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इस तरीके की विल बना दे कोई व्यक्ति अपने भविष्य के लिए। हालांकि इस तरीके की विल बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन ये कहा गया कि लिविंग विल बेसिकली एक व्यक्ति का अधिकार है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वह अपने उपचार के बारे में एक अग्रिम निर्देश दे सकता है कि भाई क्या किया जाए उसके साथ। यदि ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति के साथ तो क्या किया जाए, बेसिकली यही वो अपनी लिविंग विल में लिखता है, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना भी शामिल है। यदि वो व्यक्ति लिखता है कि भाई इन फ्यूचर अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए या उसका ब्रेन डेड हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, ऐसी कोई लिविंग विल बनाता है। तो यही है लिविंग विल बेसिकली। बात समझ में आई? अब अगली बात हम देख लें कि भारत में ना लिविंग विल की अवधारणा कहां से आई है। भारतीय विधि आयोग ने 2006 में अपनी 196वीं रिपोर्ट में बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट टू लाइमली इल पेशेंट शीर्षक से लिखा था कि एक मरीज का मेडिकल इलाज ना कराने का फैसला, मतलब यदि कोई मरीज अपना मेडिकल इलाज नहीं करवाना चाहता है तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा। भाई एक व्यक्ति अपना इलाज ही नहीं करवाना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता और उसे आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा, ये कहा था विधि आयोग ने। और साथ ही ये कहा था कि इस संदर्भ में यदि जो चिकित्सक होगा, यानी कि जो डॉक्टर होगा, उपचार को रोकने या वापस लेने का निर्देश का पालन कर लेता है। मान लो कोई व्यक्ति गया कि भाई, और उस व्यक्ति को पता है कि इलाज कराने से भी कुछ पॉसिबल नहीं है, बचना है नहीं, तो वो व्यक्ति कहे कि मैं तो अपना इलाज नहीं कंटिन्यू करूंगा, तो पहली बात ये निर्णय लेना आत्महत्या का प्रयास नहीं ठहराया जाएगा। और दूसरा, यदि चिकित्सक उसके निर्देशों का पालन करता है तो चिकित्सक को भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
ये कहा था विधि आयोग ने, यानी कहीं ना कहीं लिविंग विल को वैलिड माना था इन्होंने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अलग अलग मुद्दों की। अलग अलग मुद्दों पे जाने से पहले ना मैं आपको एक बार आराम से समझा देती हूँ इच्छा मृत्यु बेसिकली है क्या। यदि हम देखें, इच्छा मृत्यु ग्रीक से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी मृत्यु, यानी एक ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति पहुंच गया है कि जब वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है और लगभग ये तय हो गया है कि जो चिकित्सा है उससे वो ठीक नहीं होगा, तो ऐसे में रोज घुटने से अच्छा है कि उसे एक अच्छी मृत्यु दे दी जाए। तो इच्छा मृत्यु का यही अर्थ लिया जाता है। इसके सामान्य उपयोग में लिया गया, हालांकि इच्छा मृत्यु एक व्यक्ति के जीवन की समाप्ति को संदर्भित करता है कि भाई मृत्यु से तो जीवन की समाप्ति को संदर्भित करता है। आमतौर पर एक लाइलाज या टर्मिनल स्थिति से उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए, कि भाई यदि कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, यदि वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देना। यही कारण है कि इच्छा मृत्यु को ना दया हत्या का नाम भी दिया गया है। बेसिकली किसी को मारना तो हत्या ही हुआ, तो दया हत्या भी बोल देते हैं इसको कई बार। अब हम एक बार शुरू से चलेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इच्छा मृत्यु होती है ना, इच्छा मृत्यु दो तरीके की होती है, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, दिमाग में बिठा लेना। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ निर्णयों के माध्यम से वैध ठहराया गया है, उन निर्णयों की भी बात करेंगे। मेंस में जब आप इच्छा मृत्यु के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन लिखते हो तो आपको कुछ वादों का जरूर पता होना चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, से उदाहरण के माध्यम से समझिए, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है। अब ऐसे में बाहरी बल के साथ व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना, कि भाई जैसे उसे घातक इंजेक्शन दे दिया मरने के लिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भाई उसको एक्टिव तौर पे मारा, घातक इंजेक्शन दे दिया या अन्य किसी विधि के द्वारा उसके प्राण छीन लिए। यह है एक्टिव यूथेनेशिया, यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसका भारत में कोई स्थान नहीं है। अब यदि हम देखें निष्क्रिय या नकारात्मक इच्छा मृत्यु क्या होती है, इसके लिए आवश्यक चिकित्सा देखभाल से इनकार है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की एंटीबायोटिक दवाओं से इनकार कर दिया जाए, कि भाई मान लो कोई व्यक्ति एक दवा ले रहा है, उस दवा को खाने से ही वो जिंदा है, दवा यदि बंद होंगी तो वो व्यक्ति मर जाएगा, तो वो दवाएं रोक दी, यानी रोक दिया, कुछ इंजेक्शन नहीं दिया। या मान लो कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो जिंदा है, वेंटिलेटर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा, तो ऐसे में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया, कुछ एक्टिव नहीं किया। बात समझ में आई? एक्टिव यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच में ये डिफरेंस है। भारत के संदर्भ में भी मैं आपको बता चुकी हूं कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ निर्णयों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। सबसे पहले हम एक वाद पे चलते हैं दोस्तों, और वाद था बेसिकली, क्या वाद था? सुप्रीम कोर्ट जियान कौर बनाम पंजाब राज्य में शुरुआत में, यहां से आपको शुरू करना चाहिए ताकि हमें यह पता लगे कि क्या क्या स्टेजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के। सबसे पहले जियान कौर बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजों की बेंच ने यह कह दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी आर्टिकल 21 जीने के अधिकार की तो बात करता है, इस जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी इच्छा मृत्यु को कहीं ना कहीं नकार दिया गया इस वाद में। और यदि हम वर्तमान में कानूनी स्थिति की भी बात करें ना कि क्या भारत में कोई कानून है इच्छा मृत्यु के लिए, तो भारत में इच्छा मृत्यु का कोई कानूनी पहलू नहीं है, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है इच्छा मृत्यु की, भले ही वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात हो रही हो, ना तो कोई कानूनी पहलू है। और जियान कौर वाद में ये कह दिया कि भाई आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है, मरने का नहीं। लेकिन फिर बाद में चरणबद्ध तरीके से इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इसमें पहला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाद आता है दोस्तों, जिसका नाम था अरुणा शानबाग मामला 2011 का। ये अरुणा शानबाग महिला, ये 35 वर्षों से कोमा में थी मुंबई के एक हॉस्पिटल में। बेसिकली 35 वर्ष पहले
ये 2011 से 35 वर्ष पहले की बात हो रही है ये, ठीक है, आज से 35 वर्ष पहले नहीं। इनके साथ बलात्कार हुआ और इनके गले को बेल्ट से बांध दिया गया था, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और ये कोमा में आ गई थी। 35 वर्ष तक जब ये कोमा में रही तो एक सोशल एक्टिविस्ट ने रिट दायर की कि भाई इनको इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। हालांकि ध्यान से सुनिएगा, हालांकि सरुणा शानबाग में कोर्ट ने कहीं ना कहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दी थी, लेकिन इस अरुणा शानबाग वाले मामले पे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अप्लाई इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इनकी देखभाल करने वाले जो अस्पताल के कर्मचारी थे, उन्होंने इनकी देखभाल करने से इनकार नहीं किया था और बाद में फिर इनकी मृत्यु 2015 में निमोनिया से हुई थी। लेकिन इस वाद में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दी थी कि यदि रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कोई केसेस हैं जहां पे बचने की संभावना शून्य है, तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय मृत्यु दी जा सकती है। अगला वाद आता है एस पुट्टास्वामीवाद। ये पुट्टास्वामीवाद आपने पहले भी पढ़ा है मेरे साथ, ध्यान रखना। निजता का अधिकार मामला 2017 में आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत गरिमा की अवधारणा शामिल है और कहा इस प्रकार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है यदि किसी व्यक्ति के जीवित रहने से उसकी गरिमा का हनन हो रहा है, वो व्यक्ति बेसिकली गरिमा में पूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है किसी लाइलाज बीमारी के चलते, ऐसी बीमारी के चलते जिसमें उसके बचने की संभावना शून्य है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इस पुट्टास्वामीवाद में भी यही कंक्लूजन निकल के आया। अगला इंपॉर्टेंट वाद है दोस्तों कॉमन कॉज वाद 2018। ये बेसिकली एक लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है इच्छा मृत्यु के संदर्भ में और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला दे दिया कि अब से भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से अनुमति दी जाएगी और जीवित इच्छा के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए। यानी कि कहीं ना कहीं इस वाद में वैलिड तरीके से ये कह दिया कि भाई निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन कुछ गाइडलाइन निर्धारित किए उसके। और अभी ये न्यूज इसलिए चर्चा में है कि 2018 में जो गाइडलाइन दिए थे ना, उन्हीं गाइडलाइंस को उन्हीं नियमों को कुछ सरल बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई कैसे कैसे विकास हुआ और फाइनली कॉमन कॉजवाद में कह दिया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। और इसमें यह कहा कि हम घोषणा करते हैं कि एक वयस्क मानव जो एक सूचित निर्णय लेने की मानसिक क्षमता रखता है, उसे जीवन रक्षक उपकरणों से वापसी सहित चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार है। कि भाई यदि कोई व्यक्ति उपचार से इनकार करना चाहता है तो वो उसका अधिकार है। और साथ ही इसी में कहा था सम्मान के साथ मरने का अधिकार सम्मान के साथ जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। कॉमन कॉजवाद 2018। यदि आपसे पूछे क्या फाइनल सिचुएशन है भारत में इच्छा मृत्यु की, तो याद रखना है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया था इस कॉमन कॉजवाद 2018 के बाद और काफी सारे गाइडलाइंस दे दिए गए थे। जैसे 2018 के ये गाइडलाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 2 गवाहों की उपस्थिति में जो व्यक्ति इच्छा मृत्यु चाहता था उस व्यक्ति द्वारा एक जीवित वसीयत पर हस्ताक्षर करना होता था, फिर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाता था। फिर जो डॉक्टर है उसे कम से कम 20 साल के अनुभव वाले 3 विशेषज्ञों का एक बोर्ड गठित करना होता था। फिर ये बोर्ड जब अनुमति देता था तो फिर जिला कलेक्टर के पास जाता था। जिला कलेक्टर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनका एक बोर्ड बैठाता था। मतलब काफी लंबी प्रोसेस थी, अभी भी लंबी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ संशोधन किए हैं। जैसे जो मेडिकल बोर्ड है अपना निर्णय 48 घंटों के भीतर सूचित करेगी। इस तरीके से ये आपको प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बिना बात कष्ट नहीं देना है कि पूरी प्रोसेस क्या है। और ईश्वर करे किसी के जीवन में नौबत आए कि उसे पूरी प्रोसेस जानने की जरूरत भी पड़े और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इच्छा मृत्यु का पूरा वाद विवाद। ठीक है, कैसे जुड़ा हुआ है, क्या होती है, क्या वर्तमान स्थिति है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यदि हम देखें भारत की स्थिति हमने देखी, अब हम देखें कि अलग अलग देशों में क्या कानून है इच्छा मृत्यु के संदर्भ में। तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया है कानूनों के माध्यम से। जैसे यदि हम नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम इच्छा मृत्यु को क्या करते हैं, वैध बनाते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी इच्छा मृत्यु वैध है।
इसके साथ ही कनाडा में भी घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के भी विभिन्न अलग अलग राज्यों में जैसे वाशिंगटन, ओरेगन, मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है, यानी अलग अलग देशों में आपको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है कानूनी रूप से। लेकिन यदि हम ब्रिटेन इत्यादि की बात करें तो ब्रिटेन इसे अवैध और हत्या के बराबर मानता है। ब्रिटेन में इच्छा मृत्यु की कोई अनुमति नहीं है। यानी विश्व भर के देशों की स्थिति हमने देखी तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां पे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया, बल्कि विश्व के कई देशों में तो सक्रिय इच्छा मृत्यु भी वैध है। जैसे आप स्विट्जरलैंड जैसे देश देखोगे, वहां पे सक्रिय इच्छा मृत्यु भी वैध है ना। यदि कोई व्यक्ति जीवन के उस पड़ाव में पहुंच गया है कि लाइलाज बीमारी के पड़ाव में, कि बचना मुश्किल है, तो जहरीला इंजेक्शन या अन्य विधि के माध्यम से उसे जीवन से मुक्त भी किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो हमने अलग अलग देशों की कंडीशन देखी। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई इस इच्छा मृत्यु की नैतिकता पे यदि हम देखें, क्या इसके पक्ष हैं, क्या इसके विपक्ष हैं, क्या होना चाहिए और भारत में क्या स्थिति है, इसके अनुसार यदि हम देखें तो एक बेसिकली रिट आई थी कोर्ट में, उसके बाद भी ये काफी मुद्दा में आया था। एक बेंगलुरु महिला है, यूरोप की एक मतलब दोस्त की इच्छा मृत्यु यात्रा को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय गई थी कि भाई उसका दोस्त क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित है और तथा कथित तौर पर चिकित्सक की मदद से आत्महत्या के लिए यानी इच्छा मृत्यु के लिए स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है। इस रिट से भी आपको मतलब एक संदेश मिलता है कि अलग अलग देशों के कानूनों में क्या तुलनात्मक फर्क है ना। भारत का कानून क्या कहता है, भारत के निर्णय क्या कहते हैं। उसके बाद ये मुद्दा चर्चा में आया। इच्छा मृत्यु मैंने आपको बता दिया क्या है। इच्छा मृत्यु के ना मैंने आपको दो अर्थ तो बता दिए कि भाई एक सक्रिय इच्छा मृत्यु है, एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। यदि और इसको हम टुकड़ों में तोड़े ना तो तीन कैटेगरी हमारे सामने आती हैं। एक तो होती है स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, यदि व्यक्ति खुद कहे, यदि कोई रोगी खुद अनुरोध करे कि हाँ भाई मेरे को मृत्यु दे दो, ये तो हो गई स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। एक हो गई अनैच्छिक इच्छा मृत्यु। उस स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां इच्छा मृत्यु तब की जाती है जब रोगी अपनी पीड़ा को दूर करने के इरादे से इसका अनुरोध नहीं करता है, जो वास्तव में हत्या के बराबर हो रही है। यानी अनैच्छिक यानी इच्छा नहीं है रोगी की मरने की, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु कर दी जाए तो ऐसे में वो इच्छा मृत्यु नहीं होगी, वो हत्या होगी बेसिकली। और एक टर्म इसमें यूज होती है गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, यानी व्यक्ति ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है, वो बोलने में सक्षम नहीं है, वो ब्रेन डेड हो गया है, वो अपने विचार अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में इच्छा मृत्यु तब की जाती है जब रोगी सहमति देने में असमर्थ होता है। यानी हमने देखा इच्छा मृत्यु क्या है, सक्रिय क्या है, निष्क्रिय क्या है, स्वैच्छिक क्या है, अनैच्छिक क्या है, गैर स्वैच्छिक क्या है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अलग अलग देशों की स्थिति क्या है, निर्णय जरूर याद रखने हैं कि पहले क्या कंडीशन थी, अरुणा शानबाग मामले में क्या हुआ, पुट्टा स्वामीवाद में क्या हुआ, कॉमन कॉज में क्या हुआ, फाइनली क्या सिचुएशन है, ये आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। अब यदि हम देखें इच्छा मृत्यु के पक्ष और विपक्ष में तर्क, तो भाई कुछ कहता है कि अधिकार आधारित तर्क ये दिया जाता है इसके पक्ष में, मतलब यदि हम पहले पक्ष के बात करें तो अधिकार आधारित तर्क दिए जाते हैं कि हमारे मानवाधिकारों के हिस्से के रूप में अपने निर्णय लेने का अधिकार है और एक गरिमा में पूर्ण मौत का अधिकार है। जैसा कॉमन कॉज में कहा कि एक गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमा में पूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है, तो इस आधार पर इसका पक्ष लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण मृत्यु का अधिकार है। दूसरा इसका पक्ष लिया जाता है उपकार के तौर पे, यानी इच्छा मृत्यु के पैरोपकार यह विचार व्यक्त करते हैं कि समाज के मूलभूत नैतिक मूल्यों करुणा और दया की आवश्यकता है। किसी भी रोगी को असहनीय रूप से पीड़ित न होने दिया जाए और दया मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति पे उपकार किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में जब वो व्यक्ति असहनीय रूप से पीड़ा में है ना, तो इस आधार पे पक्ष लिया जाता है। ये एक्टिव और पैसिव में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। इसके खिलाफ भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है जीवन की पवित्रता के आधार पे, धार्मिक समर्थक ये कहते हैं देखो भाई जीवन जो है ना ईश्वर ने ही दिया है और ईश्वर को ही जीवन छीनने का अधिकार है, व्यक्ति को इस बीच में नहीं आना चाहिए। ये विपक्ष में तर्क है, यानी भगवान का एकमात्र विशेष अधिकार है जीवन छीनना, कुछ धार्मिक समर्थकों का ये कहना है। कुछ का कहना है कि हत्या के रूप में इच्छा मृत्यु
यानी रोगी की सहमति के बावजूद समाज एक ऐसे कार्य को देखता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करना है, जो स्वाभाविक रूप से गलत है। यानी आप भले ही उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उसको बेसिकली उसकी मृत्यु कर रहे हो, लेकिन वो एक तरीके से हत्या ही कही जाएगी। एक आलोचना इस आधार पे की जाती है कि भाई इच्छा मृत्यु वास्तव में एक हत्या ही है। यदि हम देखें स्वायत्तता और मानवाधिकारों का दुरुपयोग, ये भी तर्क दिया जाता है कि इच्छा मृत्यु के लिए मरीजों के अनुरोध शायद ही कभी स्वायत्त होते हैं, कि भाई कोई मरीज शायद ही स्वायत्त आधार पे निर्णय लेता है मरने का, बहुत कम मामलों में, क्योंकि ज्यादातर मरणासन्न रोगी स्वास्थ्य या तर्क संगत दिमाग के होते ही नहीं, क्योंकि वो उस स्टेज पे होते हैं कि जब वो निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप उस व्यक्ति की स्वायत्तता के अगेंस्ट जाके उसका जीवन छीन रहे हो, ये अपने आप में गलत है। भाई बात भी सही है ना, व्यक्ति मरणासन सिचुएशन में है, वो ऐसे निर्णय ले ही नहीं सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि आप उसका जीवन छीनते हो तो भी गलत है। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। इसके साथ ही कमजोर रोगियों के अधिकारों का मुद्दा है। मान लीजिए ऐसे कोई रोगी हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं, तो ऐसे में छुटकारा पाने के उपकरण के तौर पे भी इस व्यवस्था को देखा जा सकता है। लोग दुनिया में अत्याचारी लोगों की तो कुछ कमी नहीं है, और इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के आधार पे या इच्छा मृत्यु के आवरण में जो बेसिकली कमजोर रोगी हैं उनकी देखभाल का जिम्मा कौन उठाएगा। तो लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत प्रयोग कर सकते हैं इसका, ये इन विरोधियों का तर्क है। और साथ में डॉक्टर रोगी संबंध और चिकित्सक की भूमिका के आधार पे भी डॉक्टर रोगी संबंध को इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं वो कम करती हैं, ऐसे रिश्ते में निर्मित विश्वास और विश्वास को नष्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं बेसिकली दुरुपयोग होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इन सब आधारों पे बेसिकली हमने देखा, ये भारत की स्थिति हमने देखी। इस तरीके से हमने क्या समझा पूरी क्लास में? इच्छा मृत्यु चर्चा में फिर से है। इच्छा मृत्यु क्या है, लिविंग विल क्या है, इच्छा मृत्यु कितने प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों में डिफरेंस देखे, भारत में क्या सिचुएशन है, जियान कोरवाद में क्या कहा, अरुणा शामबाग में क्या कहा, पुट्टा स्वामीवाद में क्या कहा, कॉमन कोजवाद में क्या कहा, वर्तमान में क्या सिचुएशन है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है, लेकिन कोई कानून नहीं बना है अभी तक देश में इच्छा मृत्यु के ऊपर, लेकिन ये लगातार बहस का मुद्दा होता रहता है। फिर फाइनली हमने देखा कि इच्छा मृत्यु के पक्ष में क्या तर्क हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, और फाइनली एक कंक्लूजन आप कुछ बना सकते हो कि, और कंक्लूजन हमें कहाँ बनाना होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जहां पे कोर्ट या फिर सरकार के कुछ आदेश हैं, जैसे कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया और ये कहा कि भाई गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमा में पूर्ण मरने का अधिकार भी सम्मिलित है, तो हमारा कंक्लूजन ना लगभग इसी के राउंड अराउंड होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, विशेषकर जो यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, है ना, हमारा कंक्लूजन इसी के राउंड अराउंड होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट के बातों का आधार लेके, उसके निर्णयों का आधार लेके अपने कंक्लूजन को इसी दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। अगर आपको ये परिचर्चा अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव अवश्य दें, और इस तरीके के मुद्दों से जुड़ने के लिए मुझसे जुड़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।